प्रिय छात्रों, प्लांट पैथोलॉजी क्लास के क्रम में ये 25वां क्लास है। आपको इसके पहले फाइटोप्लाज्मा के बारे में मैं बताया था। आज मैं वैसा ही एक ऑर्गेनिज्म है जिसे स्पाइरोप्लाज्मा कहा जाता है। आप लोग शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। नोटबुक आपके पास होगा ही, कलम लेके बैठिए और जो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है यदि आप पढ़ पा रहे हैं तो इसे अपने नोटबुक में लिख भी लीजिए और मैं आपको समझा दे रहा हूँ, उसे समझ लीजिए और उसे भी नोट कीजिए, जिससे कि आपके बाद में पढ़ने पर भी ये समझ में आए और आप दोहरा सकें। आप लोगों से अनुरोध है कि यदि और भी आपके दोस्त मित्र आपके कोर्स में हों, जिनके कोर्स में स्पाइरोप्लाज्मा हो या वो प्लांट पैथोलॉजी पढ़ते हों, तो वो भी इस क्लास को अटेंड करें, मतलब इस वीडियो को देखें, समझें तो ज़्यादा अच्छा होगा, सबके लिए लाभकर होगा। अब मैं आपको स्पाइरोप्लाज्मा के बारे में बताने जा रहा हूँ। फाइटोप्लाज्मा की तरह से ये दिखता है, कई तरह से उसी के समान होता है, लेकिन इनमें एक अंतर होता है। इनको आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया पर उगाया जा सकता है और ये हेलिकल होते हैं स्ट्रक्चर में। हेलिकल यदि आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे लकड़ी छेदने वाला जो ड्रिल होता है उसके अंदर हेलिकल स्ट्रक्चर आप देखते हैं, आप जैसे कि वो लकड़ी छेदता है तो ये हेलिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं और ये गतिमान होते हैं। इनका जो हेलिक्स है उसके सहारे से ये जब मूवमेंट कर लेते हैं और जैसे मैंने अभी यहाँ बताया आपको, कैन somehow use their corkscrew shape to propel themselves। तो जो छात्रों, स्पाइरोप्लाज्मा का जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉर्कस्क्रू आप देखे होंगे, उसके जैसा होता है और उसी के सहायता से ये अपने को आगे पीछे चला पाता है। स्पाइरोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है और इसमें माइकोप्लाज्मा की तरह से या फाइटोप्लाज्मा की तरह से ही 3 परत की झिल्ली होती है, ट्रिपल लेयर मेम्ब्रेन होती है। इसके लिए स्पाइरोप्लाज्मा की ग्रोथ के लिए एस्टेरॉल की आवश्यकता होती है और जब ये एस्टेरॉल मिलता है तो वहाँ ये ठीक से बढ़ते हैं। इसके अलावा ये पेनिसिलिन इस पर काम नहीं करता है, पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव नहीं है। टेट्रासाइक्लिन और नियोमाइसिन का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है, ये इन एंटीबायोटिक्स के लिए सेंसिटिव होता है। अभी मैं एक बार और बता दूंगा आपको कि ये कल्चर मीडिया पर कृत्रिम रूप से उगाया जा सकता है। छात्रों, जब आप इसे प्रयोगशाला में कल्चर मीडिया पर उगाएंगे तो जो इसकी कॉलोनी होती है वो ऐसे ही दिखती है जैसे
अंडे को जब फ्राई किया जाता है और पैन में दिखता है, उसी तरह की कॉलोनीज स्पाइरोप्लाज्मा की आपको दिखाई पड़ेगी। सामान्यतया ये एक पौधे से दूसरे पौधे तक लीफ हॉपर्स के द्वारा फैलाए जाते हैं, यानी लीफ हॉपर एक वेक्टर का काम करता है और एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचाता है। छात्रों, इस स्पाइरोप्लाज्मा से होने वाली बीमारी है सिट्रस स्टब बॉर्न, कॉर्न स्टंट और कैरोट पर्पल लीफ डिसीज़। ये मुख्य 3 बीमारी इस स्पाइरोप्लाज्मा के द्वारा उत्पन्न होती है। इसके लिए मैं आपकी वीडियो में तीनों बीमारियों के फ़ोटोग्राफ्स भेज रहा हूँ, लगा रहा हूँ, आप देखेंगे और आप पहचान जाएंगे। साथ ही इसके रोकथाम के बारे में भी मैं आपसे कुछ बात करूँगा। छात्रों, इस बीमारी के रोकथाम के लिए ऐसे जगहों से पौधे लिए जाते हैं जहाँ स्टब बार न लगा हो, और ऐसे पौधे से हम टॉप वर्किंग के लिए रोगी वृक्षों के बड्स को नहीं लेते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा शिकान के द्वारा ही ये बीमारी फैलती है। कभी कभी रूट स्टॉक के द्वारा भी फैलती है, और यदि बीमारी बागीचे में लग गई है तो रोगी पौधे को निकाल करके नष्ट कर देना चाहिए। कॉर्न स्टंट आप चित्र में देख रहे हैं। इस बीमारी के रोकथाम के लिए लीफ हॉपर के नियंत्रण हेतु कीटनाशियों का आप छिड़काव करें, जिससे कि कॉर्न स्टंट नहीं फैलेगा। इसी तरह से कैरेट पर्पल लीफ डिसीज़ भी, इसका भी रोग कारक स्पाइरोप्लाज्मा ही होता है, और ये भी इंसेक्ट वेक्टर लीफ हॉपर्स के द्वारा ही फैलाया जाता है। अतः इस बीमारी के रोकथाम में वेक्टर कंट्रोल ही मुख्य आधार होता है। लीफ हॉपर के लिए आप इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करें और बीमारियों से बचें। आशा है कि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा। अपने भी आप देख ही लिए होंगे, अन्य लोगों को भी बताइए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन आपके पास है तो वो आप हमारे वीडियो में पहले लिंक दिया गया है, उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसे मैं अगले वीडियो में आपको उसका निराकरण कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।